हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग सामाजिक विज्ञान का चैप्टर करने वाले हैं, महिला जाति एवं सुधार, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है। और यह जो पोर्शन है यह है हमारा इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री से है। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानून शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है। कानूनन शादी के लिए कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपना इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। जो हिंदू है या मुसलमान, दोनों धर्म के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पहले का समाज था, 200 साल पहले का जो समाज था, स्त्री और पुरुषों के बीच में जो फर्क था वो था ज्यादातर इलाकों में लोग जो है जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता है, इस का स्थान आता था, ठीक है, व्यापार और महाजन आदि से। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पैदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसा काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पैदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करना, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालना या ऊंची जातियों के अधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। मीन्स कि 200 साल पहले ये सारी स्थिति थी कि महिलाओं और पुरुषों में बहुत ज्यादा भिन्नता थी। अभी जो है वो स्थिति डिफरेंट है। अभी जो है क्या है कि अभी की स्थिति बताई गई है कि सभी लड़कियां स्कूल जाती हैं और वो जो है अपने मन मर्जी किसी भी पुरुष से शादी कर सकती है, वोट डाल सकती है, चुनाव लड़ सकती है, अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकती है। लेकिन पहले जो था ये सारी स्थितियां नहीं थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। पहले के जमाने में औरतों के साथ और पुरुषों में बहुत ज्यादा भेद था। औरत पुरुष में ही भेद नहीं था। भेद जो था वो जातियों का भी था। बड़े जाति के जो लोग थे वो नीचे जाति के लोगों को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। परिवर्तन की दिशा में फिर जो है 19वीं सदी जब से शुरू हुई तब से हमारे देश में परिवर्तन होने लगे। सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने संसाधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की
पहुंच में भी थी जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे, उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह के बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों, सुधार संगठनों की तरफ से होती रहती थी। राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे, जिन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। यहाँ पे बात हो रही है कि 1772 से लेके 1833 तक के समय में एक जो है उन्होंने राजा राम मोहन राय जिनका नाम था, इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपना लें। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने, महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था, उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी से भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेख के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसे कि आपने 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। कुंडों पर झूलने का त्योहार। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंड भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कह के उनका आलोचना शुरू किया तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना शुरू हो गई। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। उनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखते हैं। सती समर्थक जो लोग थे उनकी क्या सोच थी? उनकी सोच थी कि सती औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग
भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कस कर बांध देते हैं। और सती विरोधी जो लोग थे वो क्या कहते थे, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे असक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। एक समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और उसके बाद अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषाई इलाकों में वीरेशलिंगम पुंतुलुक ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। में इसके बीच में फिर बहुत सारे समाज सुधारक आए, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन लोगों ने विधवा विवाह को सहमति दे दी। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह विवादित के इस कानून का विरोध करते थे। अब देखिए, बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, इनको लगता था कि लड़कियों की दशा सुधारने के लिए जरूरी है उनको स्कूल भेजा जाए। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद लिए ही खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षित छिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ को आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू संभाल के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। ठीक है, उन्होंने
जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले, वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका मानना था प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं। उनमें से कुछ चिकित्सा, कुछ शिक्षिका बन गई थी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिला की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुष महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों को आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथ अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजे को लेकर चिंतित थे। जैसे कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव महसूस समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। फिर क्या हुआ, राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उसका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा था। बाल विवाह के विरुद्ध कानून बन गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो महिला संगठनों के विकास इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज मजबूत हो गई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विद्वान सभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 और मीन्स की 21 और 18 साल कर दी गई। जाति और समाज सुधार, जैसे कि जातियों में भी बहुत ज्यादा ये समाज बट गया था। अभी हमने जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कोई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों ने सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिसे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने में मदद मिली। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे, कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी।
शहरों में नालियां बनाई जाने लगी थी। 19वीं सदी में जैसे नालियां बनने लगी, सड़कें बिछने लगी, इमारतों का निर्माण होने लगा और साफ सुथरा करने का कार्य, ये सारा कार्य बहुत ज्यादा था, इसलिए बहुत सारे मजदूरों को कार्य भी मिल जाता था। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गाँव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जाति के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों में को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। जूते कौन बना सकता है? तो चमड़े के जूते जो बनाते हैं वही उनको मोची कहा जाता था। मीन्स की कार्य के पहले तो यहाँ पे कार्य के आधार पे ही ये बंटवारा था, लेकिन बाद में ये चीज जो है गलत रूप ले लेती है। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, वे उनके खेत संभालते थे और जमींदारों के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता, न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घसीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, जिससे आज केरल कहा जाता है। वहाँ झावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा, जिन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, और जाति और मतम और देवतम मनुष्य, मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। मीन्स की जातियों में के बीच जो भेदभाव था उसको ये समाप्त करना चाह रहे थे। ये है ज्योतिराव फुले गुलामगिरी। निम्न जाति के जो लोग थे, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था, तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। मैं यहाँ और तुम वहाँ। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के वे आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है। अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। मीन्स की ज्योतिराव फुले का यह कहना था कि हम सभी को मिलकर अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए, नहीं कि उच्च जाति और बड़ी जाति के बीच भेदभाव करके लड़ाई करनी चाहिए। मंदिरों में कौन जा सकता था? अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। अंबेडकर जो थे एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव पूर्वाग्रह क्या होता है।
स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें समूह बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। मतलब कि जो नीची जाति के जो लोग थे उनके साथ स्कूल में और पूजा पाठ के स्थलों पे बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था। तो यही चीजें भीमराव अंबेडकर ने झेली थी अपनी लाइफ में। फिर क्या हुआ कि गैर ब्राह्मण आंदोलन चला। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था, मीन्स कि ब्राह्मण छोड़ के जो बाकी दूसरी जातियां थी उन्होंने आंदोलन कर दिया, और वो जातियां जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था ब्राह्मण को उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्हें सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायर ने एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्र का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति जो है मूल द्रविड़ और जो द्रविड़ संस्कृति है के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता मुखिया सामाजिक विभाजनों और समानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूत को खुद मुक्ति पानी होगी। तो इस तरह से समय समय पे जो है कि अलग अलग लोग हुए, समाज सुधारक हुए, जिन्होंने कि समाज में जो भी भेदभाव थे उसको दूर किए और उन्होंने जो है कि एक अच्छे समाज की स्थापना की। आप जो है काले गुलाम और गोरे बगान मालिक, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो गोरे होते थे वो हमेशा मालिक बन जाते थे और जो काले होते थे उनसे कार्य कराते थे। सिंह सभा का आंदोलन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है जरूर से बताइए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।